काला पानी। यहाँ पर हमारे कहने का तात्पर्य काला पानी यानी काले पानी से नहीं है, बल्कि ये भारत के आज़ादी की जंग की वो जगह जहाँ गए सभी कैदियों की सिर्फ एक ही चाहत होती थी, बस मौत और कुछ नहीं। अपनी किताब द स्टोरी ऑफ माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में विनायक दामोदर सावरकर लिखते हैं कि जब वो पहली बार सेल्यूलर जेल पहुंचे तो उन्हें वहां के जेलर डेविड बैरी के मुंह से ये शब्द सुनाई दिए, इस कायनात में एक ईश्वर है जो स्वर्ग में रहता है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर में दो ईश्वर हैं, एक स्वर्ग वाला ईश्वर और दूसरा मैं। डेविड बैरी आगे कहते हैं कि ये दीवार देख रहे हो, जानते हो ये इतनी नीची क्यों है? क्योंकि इनके पार 1000 मील तक सिर्फ समंदर है, इसलिए इस जगह से भागना असंभव है। तो डेविड बैरी जिस जेल की बात कर रहा था, हम सभी उसे काला पानी के नाम से जानते और पहचानते हैं। आखिर अंडमान की सेल्यूलर जेल को काला पानी क्यों कहते थे, लेकिन इसका नाम तो सेल्यूलर जेल है। तो क्या है भारतीय इतिहास की सबसे कुख्यात जेल की कहानी, और क्यों इसके नाम से ही लोग डर के मारे थरथराने लगते थे? क्योंकि ये द्वीप पूरी तरह कीचड़ से भरे थे। यहाँ मच्छर, खतरनाक सांप, बिच्छुओं और झोंकों और अनगिनत प्रकार के जहरीले कीड़ों की भरमार थी। इसलिए आज हम बात करेंगे सेल्यूलर जेल उर्फ सजा ए काला पानी की। आखिरकार सेल्यूलर जेल या काला पानी की सजा इतनी खतरनाक क्यों थी? सजा याफ्ता कैदी वहां जाने से क्यों डरते थे? और यह जेल कब, किसने और क्यों बनवाई थी? तो आइए चलिए डिटेल में उन सभी बातों को जान लेते हैं। काला पानी की कहानी शुरू होती है सन 1857 से, जब भारत में क्रांति के दौरान और उसके बाद में भी जिन लोगों को अंग्रेज़ों द्वारा पकड़ा जाता था, या तो अंग्रेज़ उन्हें फांसी पर लटका देते थे या तोप के मुहाने पर बांधकर उड़ा देते थे। हालांकि सभी क्रांतिकारियों का हश्र एक जैसा नहीं हुआ। उसमें से कई लोगों को तो कैदी बना लिया गया, क्योंकि ये लोग आगे भी इसी तरह से विद्रोह न कर सके। इसीलिए विद्रोह के डर से अंग्रेज़ों ने इन्हें अपने मुख्य भूमि से दूर भेजने की ठानी, और ऐसे में चुना गया अंडमान द्वीप। उस समय अंडमान द्वीप भेजने के दौरान समंदर की यात्रा करनी पड़ती थी। प्राचीन काल से लेकर उस दौर में भी हिंदुओं के बीच एक ऐसी मान्यता थी कि अगर किसी व्यक्ति ने समंदर की यात्रा कर ली तो वो अपनी पवित्र गंगा से अलग हो जाएगा, जिसके चलते उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, और ऐसे लोगों को जात से बाहर निकाल दिया जाता था। इसलिए समुद्र के पानी को तब के लोग काला पानी कहते थे, और इसी कारण अंडमान की कैद को नाम मिला काले पानी की सजा, या कह लीजिए काला पानी की जेल। सन 1857 के बाद 200 कैदियों को पहली बार अंडमान भेजा गया, जिसके 11 साल बाद 1868 में 733 कैदी कराची से भेजे गए। शुरुआत में इन लोगों को एक घर नुमा जेल में रखा जाता था। सन 1890 तक तो कैदियों की संख्या में काफी इजाफा हो चुका था। हालांकि तब तक अंडमान की जेल की वो सूरत नहीं थी। जेल बनने के पहले तो वहां घना जंगल, कीचड़, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू जैसे कईयों जहरीले जानवर पाए जाते थे, और कैदियों को उसी जंगल में खुले आसमान के नीचे रहना पड़ता था। जेल तो बाद में जाकर बनी। मुख्य भूमि की जेलों के मुकाबले अंडमान में ज्यादा आज़ादी मिलती थी, इसलिए कैदी यहां आना अधिक पसंद किया करते थे, क्योंकि ये एक खुला इलाका था। लेकिन वहीं बाद में सन 1890 के करीब 2 अंग्रेज अधिकारियों को इस बात में दिक्कत दिखाई देनी शुरू हुई, और उन्होंने कहा, जेल के नाम पर आज़ादी, ऐसे कैसे, और फिर क्या था? इसी बात से गुस्साए चार्ल्स लायल और A.S. लेथब्रिज, इन दोनों ने एक रिपोर्ट बनाकर सरकार के सामने पेश की, जिसमें एक नई जेल बनाने की मांग रखी गई थी, और साथ में यह सुझाव भी दिया था कि यहां आने वाले कैदियों के लिए कठिन से कठिन वातावरण होना चाहिए। सरकार की मंजूरी के बाद सन 1896 में नई जेल का काम शुरू हो गया। इसके लिए बर्मा से लाल ईंटें मंगाई गई, और मजदूरी के लिए उन्हीं कैदियों का इस्तेमाल किया गया जो आगे चलकर इसमें रहने वाले थे। इस जेल का आकार भी अपने आप में काफी अनोखा था, और इस आकार के पीछे भी है एक दिलचस्प कहानी। दरअसल बात है 19वीं सदी की, जब ब्रिटेन में जेरेमी बेंथम नाम के एक बड़े दार्शनिक हुआ करते थे। बेंथम
यूटिलिटेरियनिज्म नाम की विचारधारा के ध्वजारोहक थे। यूटिलिटेरियनिज्म मोटा मोटी कहें तो कहता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है ये इस बात से तय होगा कि वो कितने लोगों का भला करती है, और जिस तरीके से ज़्यादा लोगों का भला होगा वही सबसे अच्छा माना जाएगा। सुनने में तो उनकी बात 100% सही लगती है, लेकिन इस विचारधारा के साथ एक समस्या ये थी कि उनकी विचारधारा के अनुसार मानो एक आदमी को मारकर अगर 5 लोग बचाए जा सकते हैं तो एक को मारने में कोई भी हर्ज नहीं है। तो बेंथम साहब ने इसी विचारधारा के आधार पर बताना शुरू किया कि समाज का भला कैसे हो सकता है। पता नहीं क्यों पर उनकी नज़र सबसे पहले जेलों पर गई। बेंथम साहब ने कहा, जेल की बनावट में एक दिक्कत है। जेल में जितने कैदी होते हैं उसी रेशियो में सुरक्षा गार्ड भी रखने पड़ते हैं, जिससे लोगों के काम की और पैसे की बर्बादी होती है। इसलिए जेलों के आकार को ही बदला जाना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए बेंथम ने जेल के आकार के लिए एक नया सुझाव दिया, जिसे उन्होंने पैनोप्टिकॉन का नाम दिया। ये नया डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से था कि एक ही सुरक्षा गार्ड पूरी जेल पर नज़र रख सकता था। बेंथम के जीते जी तो ये आइडिया कुछ खास चर्चित नहीं हुआ, लेकिन उनकी मौत के बाद सरकार ने सोचा और कहा, वाई नॉट। हेंस अंडमान में जेल पैनोप्टिकॉन डिज़ाइन के हिसाब से बनाई गई। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसा डिज़ाइन है। तो अब आप अपने मन में एक साइकिल के पहिए की कल्पना कीजिए, एक डंडा और उसमें से निकली कुछ तिलियां। अंडमान की जेल के बीच में एक बड़ा सा टावर बनाया गया। टावर के ऊपर गार्ड के खड़े होने की जगह होती थी और साथ में 1 घंटा लगा रहता था, ताकि कोई गड़बड़ी हो तो घंटे की आवाज़ सुनकर सब चौकन्ने हो जाएं। इस टावर से बाहर की ओर साइकिल की तिलियों के आकार में 7 बिल्डिंग बनी हुई थी। एक बिल्डिंग को एक विंग कहते थे। इसी प्रकार हर विंग 3 मंजिल की थी, जिसका एक कमरा 14.8 इंटू 8.9 फुट के आकार का था, और पूरी जेल में ऐसे ही कुल 696 सेल थे। और इन्हीं सेल्स के कारण इस जेल को सेल्यूलर जेल का नाम मिला। ये सेल यानी कमरे खास इस तरह बनाए गए थे ताकि कोई किसी दूसरे कैदी से संपर्क न कर सके। जेल की हर विंग का मुंह दूसरे विंग की दीवार की तरफ बना हुआ था। हर कमरे में लगभग 9 फीट की ऊंचाई पर एक रोशनदान बना था, जिससे हवा और रोशनी बाहर आ जा सके। साल 1906 में इस जेल का निर्माण पूरा हुआ, जिसके बाद भारत के सबसे खूंखार मुजरिमों के साथ साथ राजनीतिक कैदियों को भी यहां भेजा जाने लगा। जेल में कैदियों के साथ व्यवहार कैसा होता था, इसके लिए एक कैदी की सामान्य दिनचर्या आपको बताते हैं। दिन भर कोल्हू के बैल की तरह जोता गया। एक शख्स लात घूंसे खाने के बाद जेल के अपने कमरे में सो गया। तभी एक बड़ी सी घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। सूरज तो अभी उगा भी नहीं है, लेकिन उठना मजबूरी है, नहीं तो गार्ड आकर उठाएगा और साथ में कोड़े भी बरसाएगा। और 700 कैदियों के लिए सुबह में फ्रेश होने का समय निर्धारित किया गया था, जो कुल 1 घंटे का था। लेकिन नहाने को पानी नहीं है और पीने के लिए जैसा पानी मिला है उससे तो कोई आदमी मुंह धोने से भी कतराए। इसके बाद आती है खाने की बारी। हरे रंग के पानी के ऊपर तैरते हुए कुछ पत्ते बर्तन में डाले जाते हैं, साथ में कीड़े वाली दाल। न खाओ तो भूखे रहो, और अगर खा लिया तो दस्त लग जाए। खाने की औपचारिकता के बाद अब काम का वक्त आता है। काम पर जाते हुए भी सभी के हाथों में लोहे की जंजीरें हैं, गले से लेकर पैर तक बेड़ियां। इसी हालत में सफाई का काम करना है या वृक्षों की कटाई या और कोई मजदूरी का काम। हालांकि अगर आप कोई राजनीतिक कैदी हैं तो आपके लिए यातना का विशेष प्रबंध है। कोल्हू जुता हुआ है लेकिन बैल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैल का काम कैदी को करना है। वीर सावरकर अपनी किताब में लिखते हैं, 20 चक्कर में एक हष्टपुष्ट आदमी चक्कर खाकर गिर जाए, उस कोल्हू को दिन भर जोतना पड़ता है। इस दौरान पूरे दिन भर में सिर्फ एक ब्रेक खाने के लिए मिलता था, और कैदी वॉशरूम जाने के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं ले सकते। बरिंद्रा कुमार घोष अपनी किताब द टेल ऑफ माई एग्जाइल में लिखते हैं, एक दिन बकुल्ला नाम के एक कैदी को लैट्रीन से लौटने में देर हो गई। सिपाहियों ने उसे इतना मारा कि उसके कूल्हे की खाल उधड़ कर लटकने लगी। यही हाल होता
अगर किसी से बात करने की कोशिश भी की तो, यहाँ तक कि अगर इशारा भी किया तो सुरक्षा गार्ड जूतों से मारेगा। हालांकि दिन इतने में ख़त्म नहीं होता। कोल्हू के बैल का काम निपटाने के बाद एक और काम मिलता है, नारियल के खोल से भूसी निकालना। इसके लिए नारियल के खोल को हथौड़े से मारना पड़ता है। इतने के बाद भी अगर काम करने की जान बची तो पुरानी रस्सियों को घिसकर उसके धागे अलग करने पड़ते हैं, तब तक जब तक हाथ से खून न निकल जाए। हर काम को करने के लिए एक टारगेट फिक्स था। कोल्हू से 10 लीटर तेल या 20 लीटर तेल और नारियल से 4 किलो जूस। अगर शाम तक ये टारगेट नहीं पूरा हुआ तो हथकड़ियों से बांधकर लटका दिया जाएगा। पहली बार 3 दिन के लिए, फिर 10 दिन के लिए। इस बीच गार्ड घुटनों के बीच में एक डंडा फंसा देगा ताकि पैर फैले रहें। ये सब पूरा होने के बाद रात को जब कैदी अपने कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि वहां 2 बर्तन हैं, एक पानी पीने के लिए और दूसरा इसलिए ताकि अगर रात में टॉयलेट जाना पड़े तो इसी में कर लें। लेकिन बर्तन भी इतना छोटा कि कई लोग फर्श पे ही हल्के हो जाते थे। जून की गर्मी हो या दिसंबर की ठंड, सोने के लिए सिर्फ नंगा फर्श उपलब्ध हुआ करता था। दिन भर काम करके लोग इतने थक जाते थे कि उन्हें उसी पर ही नींद आ जाती थी। इसके बाद दूसरा दिन शुरू होता था, बिल्कुल वैसा ही जैसे पिछला दिन शुरू हुआ था। काला पानी जेल बनने के पहले वहां पर झोपड़ियों का यह हाल था कि बारिश के दौरान अंदर और बाहर एक जैसे हालात होते थे। सारा दिन सश्रम कारावास के कारण अथाह और अकल्पनीय मेहनत करना, अत्याचार और हिंसा का शिकार रहना और फिर बेहद घटिया खाने पर संतोष करके लगातार मौत के लिए जिंदा रहना ही कैदियों की किस्मत बन चुका था। लिहाजा वहां के हालात इतने खराब थे कि हर कैदी मौत की दुआ करता था, क्योंकि उन सभी मुसीबतों से छुटकारे का एकमात्र सबसे सरल रास्ता मौत ही थी। मजहबी आलिम, गालिब के समकालीन और दोस्त अल्लामा फजले हक मसऊदी खैराबादी सन 1857 की आज़ादी की जंग के अगुआ थे। लेखक साकिब सलीम के अनुसार उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जामा मस्जिद से जिहाद का फतवा जारी किया था। खैराबादी को 4 मार्च सन 1859 को लोगों को हत्या के लिए उकसाने और बगावत के आरोप में उन्हें काला पानी और उनकी सारी संपत्ति जब्त करने की सख्त सज़ा सुनाई गई। खैराबादी ने अपनी किताब अस्सूरत लहिंदिया में कैद के हालात के बारे में लिखते हैं। नीचे दिए गए कुछ वाक्य उसी किताब से वर्णन किया हुआ है। हर कोठरी पर छप्पर था जिसमें दुख और सिर्फ रोग और रोगी ही भरे थे। वहाँ की हवा बदबूदार और बीमारियों का खजाना थी। बीमारियाँ, असीमित खुजली और दाद जैसा एक और चर्म रोग जिसमें बदन की खाल फटने और छिलने लगती है, ये सभी वहाँ के लिए एक आम बात थी। बीमारी के इलाज, सेहत की देखभाल और घाव भरने का कोई भी उपाय न था। दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत यहाँ की दर्दनाक मुसीबतों की बराबरी नहीं कर सकती थी। जब कोई उनमें से मर जाता था तो लाश ले जाने वाला उसकी टांग पकड़कर खींचता और बिना नहलाए उसके कपड़े उतारकर रेत के ढेर में दबा देता है। न ही उसकी कोई कब्र खोदी जाती है, न नमाज ए जनाजा पढ़ी जाती थी। घने जंगल में जंजीरों में जकड़े कैदियों को रास, ह्यूलाक और चैथम द्वीप पर कठोर श्रम करने का आदेश दिया गया। निर्जन द्वीप के जंगलों की सफाई का मेहनत वाला काम खैराबादी और उनके साथियों को करना होता था। इतना ही नहीं, बल्कि रात में उन बिना आबादी वाले इलाकों में भी हमें जंजीरों में कैद करके रखा जाता था। लेखक खैराबादी आगे कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से दूसरे कैदियों को बीमार होते हुए भी बेड़ियां पहने और जंजीरों से जकड़कर खींचे जाते हुए देखता हूँ। एक कठोर और गंदा आदमी हमें कष्ट पर कष्ट पहुंचाता और भूखे प्यासे होने पर भी रहम नहीं खाता। सुबह और शाम इस तरह बसर होती है कि पूरा शरीर घावों से छलनी बन चुका है। आत्मा को घुला देने वाले दर्द और तकलीफ के साथ घाव बढ़ते रहते हैं। वह समय दूर नहीं जब ये फोड़े फूंसियां मुझे मौत के पास पहुंचा दें। अल्लामा फजले हक मसऊदी खैराबादी ने दिनांक 20 अगस्त सन 1861 यानी 64 साल की उम्र में अंडमान द्वीप समूह में अपनी आखिरी सांस ली और वहीं दफन कर दिए गए। अंडमान में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने दशकों तक ऐसे दिन गुजारे। विनायक दामोदर सावरकर के अलावा श्री अरबिंदो घोष के भाई बरिंद्रा कुमार घोष, भगत सिंह के साथी
और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में सजा याफ्ता बटुकेश्वर दत्त, उल्लासकर दत्त, सचिंद्रनाथ सान्याल जैसे सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने अंडमान जेल में काला पानी की सजा काटी है। सन 1932 में चटगांव आर्म्स रॉबरी केस में तकरीबन 300 के आसपास क्रांतिकारी यहां भेजे गए। इन लोगों ने अपने बेहतर अधिकारों के लिए भूख हड़ताल शुरू की। 44 दिन तक चली भूख हड़ताल के बाद अंग्रेजों ने जबरन उन लोगों के गले में पाइप डालकर दूध पिलाने की कोशिश की, जिसके कारण महावीर सिंह, मोहन किशोर नामदास और मोहित मोइत्रा के फेफड़ों में दूध चला गया, जिससे तीनों को निमोनिया हो गया और फिर जान चली गई। अंग्रेजों की इस बर्बरता के बावजूद भी कोई डरा नहीं और सन 1937 तक भूख हड़ताल का दौर चला और तब तक तो भारत में भी इन लोगों के लिए आवाजें उठनी शुरू हो गई। उसी साल में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने इस मामले में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को एक टेलीग्राम भेजकर ये मुद्दा ब्रिटिश सरकार के सामने उठाया। कई दौर की चली वार्ता के बाद अंत में सन 1938 में सेल्यूलर जेल के राजनीतिक कैदी अपने मुख्य भूमि भारत भेज दिए गए। लेकिन काला पानी की जेल का अध्याय यहीं खत्म नहीं हुआ। आज़ादी के 5 साल पहले यानी सन 1942 में जब जापान ने अंडमान पर अपना कब्जा किया तो उन्होंने ब्रिटिश कैदियों को रखने के लिए सेल्यूलर जेल का इस्तेमाल किया। जापानी कब्जे के दौरान सेल्यूलर जेल की 2 इमारतें तोड़ दी गईं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी सन 1941 में आए भूकंप में जेल के बीच की इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद इसे दोबारा नया बनाया गया। नई इमारत गोलाकार आकार में बनाई गई, जबकि पहले ये स्क्वायर शेप में हुआ करती थी। आज़ादी के बाद जेल की 2 और इमारत गिराई गई, जिनके स्थान पर यहाँ स्थानीय लोगों के लिए एक 500 बिस्तर वाला हॉस्पिटल बनाया गया। इस जेल में सजा काट चुके कई स्वतंत्रता सेनानी जेल को गिराए जाने के विरोध में थे, जिसके चलते सन 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। आखिर में इस जेल से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी आपको बताते हुए चलते हैं। लोगों द्वारा ऐसा माना जाता है कि काला पानी से कोई भी फरार नहीं हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। कैदियों की इस जेल से फरार होने की 2 बार कोशिश हुई, लेकिन दोनों कोशिश तब हुई थी जब सेल्यूलर जेल बनी भी नहीं थी। ये बात है सन 1868 की, जब 238 कैदी जेल से भाग निकले थे, लेकिन बाद में उन्हें पकड़ भी लिया गया और उसमें से जेलर ने 87 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया। इसके बाद भी सन 1872 में 2 कैदियों ने लकड़ी की एक नाव बनाई और इसके सहारे वो बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गए, जिसके बाद सर्वाइवर्स ऑफ आवर हेल शीर्षक से छपे एक लेख में द गार्डियन समाचार पत्रिका ने इन कैदियों की कहानी बताई है। गार्डियन पत्रिका के अनुसार मेहताब और चॉयटुन नाम के ये 2 कैदी एक ब्रिटिश जहाज के पास पहुंचे और एक झूठी कहानी सुनाई। दोनों ने बताया कि वे एक मछुआरे हैं और उनकी नाव टूट गई है। इसके बाद दोनों ब्रिटिश जहाज में बैठकर सही सलामत लंदन पहुंच गए। यहां पर दोनों को रहने के लिए एक कमरा दिया गया, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि सोते हुए एक अंग्रेज ने उनकी फोटो खींच ली और चारों तरफ फैला दी, जिसके चलते दोनों को शिनाख्त कर उन्हें दोबारा पकड़ लिया गया और वापस अंडमान यानी काला पानी भेज दिया गया। तो ये थी सेल्यूलर जेल से काला पानी बनने तक का सफ़र। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी कहानी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा इसी तरह की किसी एक नई रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद। अंततः यहाँ पर कौन कौन से क्रांतिकारियों ने सजा काटी है, अगर आप उनके नाम नहीं जानते हैं तो उनके नाम निम्नलिखित हैं। सेल्यूलर जेल यानी काले पानी में सजा काटने वालों में कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं, जैसे बटुकेश्वर दत्त, भाई परमानंद, दीवान सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, हरे कृष्ण कोनार, महावीर सिंह, मोहन किशोर नामदास, मोहित मोइत्रा, सचिंद्रनाथ सान्याल, शिव वर्मा, सोहन सिंह भकना, सुधांशु दास गुप्ता, बहादुर गानबुरा, फार्मुद अली, योगेंद्र शुक्ला,